हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग का एनवीएस का ऑडिट असिस्टेंट की एग्जाम डेट आ गई है, उसकी प्रिपरेशन आप लोग को करा रही हूँ। जिससे कि हम बेस से स्टार्ट कर रहे हैं। तो वहाँ पर आपका पहला पॉइंट है कि इंट्रोडक्शन टू बेसिक अकाउंटिंग। कि बेसिक अकाउंटिंग क्या होती है, तो वहाँ से क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो रहे हैं। जिससे कि अगर आपने काफी टाइम से नहीं भी पढ़ा है तो रिविजन भी हो जाएगा आपको, एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर भी कर लेंगे। किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके एग्जाम में, जो प्रीवियस में 2022 में पेपर हुआ था उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, तो वो क्वेश्चन पेपर मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल को देख लीजिएगा, दो वीडियोज हैं इससे रिलेटेड, पार्ट 1 और पार्ट 2। वहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। और ज़्यादातर क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट बेस्ड भी हैं, जिसमें ट्रू फॉल्स भी पूछा गया है। और आपके पैराग्राफ भी आया है, पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, तो आप देख सकते हैं वीडियोज में। तो आज के वीडियो में आइए स्टार्ट करते हैं। हम इंट्रोडक्शन टू बेसिक अकाउंटिंग की सेकंड वीडियो लेते हैं, जहाँ पर क्या है अकाउंटिंग का बेस, क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं वो हम देख रहे हैं। आइए शुरू करते हैं, इससे फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा इसी तरह की वीडियोस के लिए, और वीडियो को लाइक भी करिएगा। आइए शुरू करते हैं इसमें। द राइट्स एंड क्लेम्स ऑफ आउटसाइडर्स ओनर्स अगेंस्ट द एसेट इज कॉल्ड। संपत्ति के विरुद्ध बाहरी व्यक्तियों स्वामी के अधिकारों दावों को कहा जाता है। ओनर्स इक्विटी, लायबिलिटीज, इक्विटीज, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो संपत्ति के विरुद्ध बाहरी व्यक्ति, यानी कि जो एसेट्स होती हैं, एसेट के अगेंस्ट। यहाँ पर क्या है, दूसरे कहने का मतलब ये है कि जो आपकी अकाउंटिंग इक्वेशंस आपने पढ़ी होंगी, लेखांकन समीकरण कुछ होते हैं, तो यहाँ पर एक तरफ आपकी एसेट रहती है, उसमें ऐसे तो चार होते हैं जो लेखांकन समीकरण है। तो एक साइड आपकी एसेट हो जाती है, दूसरी साइड क्या हो जाता है, लायबिलिटीज आती हैं। लायबिलिटीज हो जाती हैं और आपकी कैपिटल होती है। लायबिलिटी हो जाएगी और प्लस कैपिटल, तो ये दो चीजें होती हैं। और ये टोटल मिलाकर के क्या हो जाता है आपका, ये पूरा हम अगर बात करें तो ये हो जाता है अकाउंटिंग जो आपकी इक्वेशन होती है। अब इसको अलग अलग तरह से लिख सकते हैं हम। लायबिलिटीज इज इक्वल टू लिख सकते हैं कि एसेट माइनस कैपिटल हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये बनता है जो अकाउंटिंग इक्वेशन होगी। तो यहाँ क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछा गया है कि जो राइट्स होते हैं क्लेम कर रहे हैं आउटसाइडर ओनर्स के अगेंस्ट, उसे हम क्या कहते हैं, तो वो आपके क्या हो जाते हैं, उसे हम इक्विटीज कहते हैं, समता कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। परचेज रिफर्स टू द बाइंग ऑफ, कैसे तात्पर्य है, यानी कि अगर हम परचेज की बात कर रहे हैं तो वहां पर क्या मीन्स होता है, बिक्री के लिए सामान को खरीदना, कार्यालय उपयोग के लिए स्टेशनरी, कारखाने के लिए सामान या फिर उपयोग सभी, गुड्स फॉर सेल, स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज, गुड्स फॉर द फैक्ट्री, ऑल ऑफ दैट। तो वैसे तो परचेज वर्ड कितना इजी है, लेकिन यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन कह रहा है रिफर्स टू द बाइंग ऑफ, किस चीज की है आप बाई कर रहे हैं, तो उसको हम परचेज में शामिल करेंगे। बाई वर्ड जो होता है नॉर्मल, हम लोग नॉर्मल बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, लेकिन अगर बिजनेस के पर्पज से बात की जाती है तो वहाँ परचेज वर्ड का यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि परचेज जो हम करते हैं रॉ मटेरियल का कर रहे होते हैं, यानी कि कच्चे माल का, जिसको कि बनाने के बाद उसको कुछ काम करने के बाद वो फिनिश गुड्स बनेगा और उसके बाद आप उसको सेल करेंगे। तो परचेज का मीनिंग क्या हो जाता है, अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गुड्स फॉर सेल, जो सेल करने के लिए आप जिन गुड्स को परचेज करते हैं वो आपकी परचेज कहलाती है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है। और जो फाइनल कंजप्शन के लिए, जैसे कि आम उपभोक्ता होता है, हम हैं, आप हैं, कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, तो लोग मार्केट से कुछ खरीदते हैं तो हम अपने फाइनल उसको कंज्यूम करने के लिए खरीदते हैं, उपभोग करने के लिए खरीदते हैं। लेकिन एक बिजनेस से जब खरीदा जाता है तो वहां पर हम उसको सेल करने के लिए खरीदते हैं। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द अनसोल्ड मर्चेंडाइज ऑफ बिजनेस ऑन पर्टिकुलर डे इज कॉल्ड। किसी विशेष दिन पर व्यवसाय के बिना बिके हुए माल को कहा जाता है। परचेज रिटर्न, स्टॉक इन्वेंट्री, बैड डेट, सेल्स रिटर्न। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी एक पर्टिकुलर डे की हम बात करें, किसी एक दिन की बात करें, तो वहां पर जो बिजनेस होता है उसमें कुछ आपका बिना बिका हुआ सामान अगर है, मर्चेंडाइज है, तो उसे आप क्या कहते हैं, तो वो आपका स्टॉक कहलाता है, इन्वेंट्री कहलाता है। और इसको हमें पता कैसे चलता है, तो बिन कार्ड होता है, बिन कार्ड के थ्रू आप पता कर सकते हैं कि किसी विशेष दिन पर कितनी क्वांटिटी में कितना सामान जो है वो आपके पास रिमेनिंग है। इस तरह का क्वेश्चन आपके यूपी पीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑडिटर का जो एग्जाम यूपी में हुआ है, वहां पर ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो इसलिए इसको भी आपको ध्यान में रखना जरूरी है। क्वेश्चन कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, क्योंकि आपका सिलेबस तो लिमिटेड तो दे रखा होगा, लेकिन पूछने की बात करें तो कितना डीप पूछेगा, कहाँ कहाँ से बाहर से पॉइंट्स आ जाएंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी रखनी होती है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द लायबिलिटी अराइजिंग फ्रॉम द परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड। क्रेडिट पर माल की खरीद से उत्पन्न होने वाली देनदारी को कहा जाता है। यानी कि आप अगर माल को परचेज कर रहे हैं, वहां पर गुड्स को परचेज कर रहे हैं, लेकिन क्रेडिट पर, क्रेडिट मीन्स आप उधार परचेज कर रहे हैं, आपने उससे पेमेंट नहीं किया, आपने उधार उसको क्रय किया है, तो उससे जो लायबिलिटी बनती है उस लायबिलिटी को क्या कहा जाता है। तो अगर आप कुछ भी परचेज कर रहे हैं और क्रेडिट पर परचेज कर रहे हैं तो वो आपका क्रेडिटर्स बन जाते हैं। कहाँ दिखाए जाते हैं क्रेडिटर्स? जो आप बैलेंस शीट बनाते हैं वहां पर लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स को दिखाते हैं। और क्रेडिटर्स क्या होते हैं? ये आपकी करंट लायबिलिटी होते हैं, ये आपके चालू दायित्व होते हैं, इनको भी ध्यान में रखिएगा। लेकिन इसी के अपोजिट में अगर बात की जाए कि आपने परचेज करने के बजाय आपने सेल किया है क्रेडिट पर, यानी कि आपने उधार बिक्री की है, तो वहां पर जो बनते हैं वो आपके डेटर कहलाते हैं। जब आप उधार बिक्री करते हैं तो वहाँ पर डेटर बनते हैं, और जब आप उधार खरीद करते हैं, क्रय करते हैं, परचेज करते हैं, तो वहाँ पर क्रेडिटर्स बनते हैं। और डेटर्स क्या होते हैं? ये आपके करंट एसेट होते हैं, या ये एसेट साइड में जो बैलेंस शीट हम बना रहे हैं उसे एसेट साइड में दिखाया जाता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बुक कीपिंग इज, कि बही खाता जो होता है वो क्या है? एन आर्ट, अ साइंस, एन आर्ट एंड साइंस बोथ, नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि बुक कीपिंग जो होती है, पुस्तक पालन जो होता है, बही खाता है, वो क्या है? तो पुस्तक पालन क्या हो जाता है? बुक कीपिंग आपकी आर्ट और साइंस बोथ है, दोनों ही में आती है। ये आर्ट भी है और ये साइंस भी है। कैसे करना ये भी बताती है, और सिस्टमैटिक वे में किया जाता है, इसलिए ये साइंस भी होती है। तो ये आपकी दोनों ही हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ दीज बेस्ट एक्सप्लेन्स फिक्स्ड एसेट? इनमें से कौन सा अचल संपत्तियों को अच्छी तरह से बताता है? यहाँ पर आपको बताना है कि जो अचल संपत्तियां होती हैं सही ढंग से कौन उसके बारे में बता रहा है। फिक्स्ड एसेट जो होती हैं दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म एसेट्स होती हैं। आर बॉट टू बी यूज इन द बिजनेस, व्यवसाय में उपयोग के लिए खरीदे जाते हैं। आर एक्सपेंसिव आइटम्स बॉट फॉर द बिजनेस, ये महंगी वस्तुएं होती है जो बिजनेस के लिए ली जाती हैं। आर आइटम्स विच विल नॉट वेयर आउट क्विकली, ऐसे वस्तुएं हैं जो जल्दी खराब नहीं होती। और ऑफ लॉन्ग लाइफ एंड आर नॉट परचेज स्पेसिफिकली फॉर रीसेल, ये लंबे समय तक चलने वाली हैं और विशेष रूप से पुनर्विक्रय के लिए नहीं खरीदी जाती हैं। फिक्स एसेट क्या हो जाती हैं? तो यहाँ पर फिक्स एसेट जो होती हैं आपकी लॉन्ग टाइम तक चलती हैं और उसको दोबारा रीसेल के लिए उसको परचेज हम नहीं करते हैं। जैसे कि आपका फर्नीचर है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, ये सब क्या हो जाता है? ये फिक्स एसेट में आती है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं। इंटेंगिबल एसेट कौन सी होती है? टेंगेबल, टेंगेबल की बात करें तो फिक्स एसेट या आपकी टेंगेबल एसेट में संपत्तियां भी होती हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ, लेखांकन किसकी भाषा है? ये बहुत पूछा गया सवाल है, अलग अलग तरह के एग्जाम्स में आपके पूछा जाता है ये। तो लेखांकन जो है वो किसकी लैंग्वेज होती है? गवर्नमेंट की, कॉमर्स की, ट्रेड की, बिजनेस की? तो अकाउंटिंग जो है वो आपकी बिजनेस की लैंग्वेज है। बहुत से बच्चे इसमें कॉमर्स लगा देंगे, लेकिन वो गलत आंसर है। जो अकाउंटिंग होती है वो बिजनेस की लैंग्वेज होती है। एक आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच इज द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज ए प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन? सूचना की प्रक्रिया के रूप में लेखांकन का अंतिम चरण कौन सा है? जो प्रीवियस वीडियो आई थी, जो क्लासेस की वीडियो थी, तो वहां पर मैंने आप लोग को बताया था कि लास्ट जो स्टेप होता है वो कौन सा होता है। तो रिकॉर्डिंग इकोनॉमिक इवेंट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो क्या है लास्ट स्टेप? तो लास्ट स्टेप की हम बात करें तो बहुत से बच्चों को ये लगता है कि सूचना का विश्लेषण और व्याख्या जो है वो आपका लास्ट स्टेप है। ऐसा नहीं होता। तो उसकी व्याख्या करने के बाद जो इम्पोर्टेंट लोग होते हैं, जो कि जिनको की आवश्यकता होती है, उनको कम्युनिकेट करना उस इन्फॉर्मेशन को, वो आपका लास्ट स्टेप हो जाता है। तो लास्ट स्टेप क्या हो जाता है? कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना का संचार। एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यूज ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड कॉमन फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग प्रमोट्स, माप की सामान्य इकाइयों रिपोर्टिंग के सामान्य प्रारूप का उपयोग बढ़ावा देता है। कंपेरेबिलिटी को, अंडरस्टैंडेबिलिटी को, रेलेवेंस को, रेलेबिलिटी को। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब हम कॉमन यूनिट का यूज करते हैं मेजरमेंट के लिए, एक ही फॉर्मेट की, एक जैसे फॉर्मेट का यूज करते हैं रिपोर्टिंग के लिए, तो वो किस लिए या किस चीज को प्रमोट करता है? तो इजी हो जाता है। आपके बिजनेस में ही आप अनिश्चित काल तक अपना बिजनेस कर रहे हैं, एक लंबे समय तक अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप अपने बिजनेस में ही एक साल से दूसरे वर्ष में, एक वर्ष से दूसरे वर्ष में ईयर टू ईयर अपना कंपेयर कर सकते हैं इजिली। तो उसके लिए अगर आप सेम फॉर्मेट का, सेम पैटर्न का, सेम यूनिट्स का यूज कर रहे होंगे तभी वो पॉसिबल होगा। तो ये कंपेरेबिलिटी के लिए तुलनात्मकता को बढ़ावा देता है। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंट द अजम्पशन ऑफ लॉन्ग पीरियड एग्जिस्टेंस ऑफ ए बिजनेस? कौन सी अवधारणा किसी व्यवसाय की दीर्घकालिक स्थिति की धारणा का प्रतिनिधित्व करती है? डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, मटेरियलिटी, गोइंग कंसर्न, मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो अभी जो प्रीवियस में पेपर आपका आया था, जो कि मैंने अभी अपलोड किया भी, आपने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा तो जरूर से देख लीजिए। तो उसमें आपके ये जो कॉन्सेप्ट होते हैं उससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन, एक पूरा पैरा आया है जिसमें कि 5 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी कॉन्सेप्ट होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करना। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें कॉन्सेप्ट आपके रहेंगे सारे कि किस तरह के होते हैं, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए इसके लिए, और नोटिफिकेशन बिल्कुल ऑन कर लीजिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगी नेक्स्ट वीडियो की। यहाँ पर जो कह रहा है कि लॉन्ग एक्जिस्टेंस तक आपका बिजनेस चलेगा, जैसे कि भी मैंने आप लोग को बताया ही, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, वो गोइंग कंसर्न हो जाता है, चालू उसकी अवधारणा हो जाती है। गोइंग कंसर्न यानी कि लंबी अवधि तक चलता रहेगा। आप ये नहीं मान के चल रहे हैं कि करंट आगे आने वाले सालों में वो समाप्त होगा, बंद हो जाएगा। आप ये मान के चल रहे हैं कि एक नॉन स्टॉप आगे तक चलता रहेगा। डुअल एस्पेक्ट तो आपकी जो चोरी लेखा पद्धति जो होती है उससे रिलेटेड हो जाती है। मटेरियलिटी में ये रहता है भौतिकता में कि जो एक्चुअल में हो रहा है उसको भी आप शामिल करते हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट आपके आय व्यय, इनकम और एक्सपेंसेस जो कर रहे हैं उनमें उनको मैचिंग कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करती है, जैसे कि आप प्रॉफिट तक या लॉस जो भी हो रहा है उसका कर सकते हैं। यहाँ पर का एक आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच इज द लास्ट स्टेप? ये तो अभी हमने क्वेश्चन किया ही है, सेम ऐसे ही कि लास्ट स्टेप क्या होती है इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग में। तो यहाँ पर लास्ट स्टेप क्या हो जाती है, सूचना का संचार हो जाती है, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये भी हमने सॉल्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पेपर कंटेनिंग एविडेंस ऑफ पेमेंट इज कॉल्ड? भुगतान के साक्ष्य वाले कागज को कहा जाता है डेबिट वाउचर, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट या फिर क्रेडिट वाउचर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एविडेंस ऑफ पेमेंट यानी कि आपने पेमेंट कर दिया है, इसका प्रमाण जो होता है जिस पेपर में होता है उस पेपर को हम क्या कहते हैं, तो आपका वो डेबिट वाउचर कहलाता है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, the debts which are to be repaid within a short period a year or less are referred to as? क्रेडिट जिन्हें अल्पावधि 1 वर्ष या उससे कम में चुकाया जाना होता है उसे कहा जाता है करंट लायबिलिटी, फिक्स्ड लायबिलिटी, कंटीजेंट लायबिलिटी, ऑल ऑफ दैट। यहाँ पर कह रहा है कि शॉर्ट पीरियड है, 1 वर्ष से कम है। जब भी कोई भी चीज 1 वर्ष से कम की अवधि के लिए होती है तो वो करंट होती है, तब तो याद रखिएगा वो करंट में आएगी। अब वो करंट एसेट भी हो सकती है, करंट लायबिलिटी भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर बात डेब्ट की हो रही है, ऋण की हो रही है, तो आपकी करंट लायबिलिटी हो जाएगी। एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगर यहाँ पर बात डेब्ट की बजाय किसी एसेट की हो रही होती तो आपकी करंट एसेट हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंडिचर आर? व्यय और यहाँ पर खर्च होगा, एक व्यय है और दूसरा वर्ड जो है वो खर्च है। दोनों शब्द क्या समान होते हैं, सेम होंगे, डिफरेंट होंगे, अपोजिट होंगे, नन ऑफ दिस? आपको बताना है कि एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर क्या सेम होते हैं, अलग अलग? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर जल्दी से मुझे आप लोग बताइए कि क्या दोनों सेम है। अगर सेम है तो क्यों, और सेम नहीं है तो क्यों नहीं है सेम। वैसे इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो जो आएगी तो वहां पर जरूर से दूंगी, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता होगा। तो आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, accounting provides data or information on income and cost for the managers, financial condition of the institution, company's tax liability for a particular year, all of the above। तो क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है जो लेखांकन है, अकाउंटिंग का काम होता है, वो डाटा इन्फॉर्मेशन जो है किस लिए प्रोवाइड करा रहा है, तो वो तीनों ही चीजों से रिलेटेड हो जाती है। प्रबंधकों के लिए आय और लागत भी होती है, औसत वित्तीय स्थिति भी, और किसी विशेष वर्ष के लिए कंपनी की कर देता भी। तो एक आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, If a trial balance total do not agree, the difference must be entered in। यदि परीक्षा संतुलन की योग मेल नहीं खाते हैं तो अंतर दर्ज किया जाना चाहिए। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, नॉमिनल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में, सब्सटेंस अकाउंट में। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि जो ट्रायल बैलेंस है अगर उसके दोनों साइड इक्वल नहीं आ रहे हैं, ट्रायल बैलेंस किससे बनता है, जो हम लेजर बनाते हैं, जो लेजर हम बनाते हैं उसमें जो बैलेंस बचता है, जो अलग अलग अकाउंट के बैलेंस होता है, उसके बैलेंस से बनाया जाता है जो आपका ट्रायल बैलेंस होता है। उसके बैलेंस से ही ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो ये माना जाता है कि इसके दोनों साइड आपके इक्वल आएंगे, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होगा। लेकिन अगर दोनों में डिफरेंस आ रहा है, कोई साइड में कमी आ रही है, तो उसे हम कहाँ पर ट्रांसफर करते हैं, तो वो आपका
किस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है? सब्सटेंस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। क्या आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अकाउंट्स रिकॉर्डिंग इज मेड ऑफ, लेखा में रिकॉर्डिंग की जाती है ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की, ओनली नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी। यहाँ पर क्या कह रहा है कि अकाउंट्स जो होते हैं उसमें किस तरह की रिकॉर्डिंग की जाती है। तो अकाउंट जो हम बनाते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड करते हैं, वित्तीय लेन देन को ही रिकॉर्ड किया जाता है। क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लायबिलिटी अराइजेस बिकॉज ऑफ, देयता उत्पन्न होती है क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन से, क्रेडिट ट्रांजेक्शन से, कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन, नन ऑफ दैट। तो लायबिलिटी या दायित्व जो उत्पन्न होता है वो किससे होता है? वो आपके क्रेडिट ट्रांजेक्शन से होता है। जब आप कुछ भी उधार जो है बिक्री नहीं, यहाँ पर लायबिलिटी की बात हो रही है। तो जब भी आप उधार परचेस करते हैं, क्रय करते हैं कुछ भी, तो वहां पर आपकी लायबिलिटी अराइज होती है। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन से आपकी लायबिलिटी अराइज होती है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, which qualitative characteristics of accounting information is reflected when accounting information is clearly presented। लेखांकन जानकारी की कौन सी गुणात्मक विशेषता तब परिलक्षित होती है जब लेखांकन जानकारी स्पष्ट रूप से प्रस्तुत की जाती है। यानी कि जब आप स्पष्ट रूप से लेखांकन जानकारी को प्रस्तुत करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ पर क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक यानी गुणात्मक विशेषता कौन सी आपको दिखती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बोधगम्य होती है, वो इन्फॉर्मेशन क्या होती है, हम इजिली उसको समझ पाते हैं। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो प्रीवियस पेपर जो आपका आया उसमें काफी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे गए हैं, ट्रू फॉल्स बहुत पूछे गए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बुक कीपिंग इज ए पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज ए पार्ट ऑफ बुक कीपिंग, द टर्म बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग कैन बी यूज इंटरचेंजेबली, बुक कीपिंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पर चार स्टेटमेंट है, कौन कौन से है कि बही खाता लेखांकन का एक हिस्सा है, लेखांकन बही खाता पद्धति का एक भाग है, बही खाता पद्धति लेखांकन शब्द परस्पर उपयोग किया जा सकता है, बही खाता पद्धति लेखांकन का भाग नहीं है। तो कौन सा करेक्ट है आपको ये बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट जो होगा, बुक कीपिंग इज ए पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। जो बुक कीपिंग पुस्तपालन बही खाता होता है वो लेखांकन का एक हिस्सा होता है। पहले हम बुक कीपिंग का काम करते हैं, उसके बाद हम अकाउंटिंग का काम करते हैं। तो एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए हो जाएगा। बुक कीपिंग क्या होता है? जो हम सबसे पहले जर्नल बनाते हैं, उसके बाद हम लेजर प्रिपेयर करते हैं, वहां तक बुक कीपिंग का काम रहता है। उसके बाद जब हम फाइनल अकाउंट्स की तरफ बढ़ते हैं तो वहां से अकाउंटिंग का काम शुरू हो जाता है। तो इस तरह दोनों को डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पर क्या आंसर है? ऑप्शन ए। तो आज की वीडियो में इतना ही। एक वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, नेक्स्ट वीडियो आएगी वहाँ पर इससे थोड़ा आपका एडवांस लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ तक आपकी बहुत ही बेसिक था, जहाँ पर आपको बेसिक में समझाना था अकाउंटिंग के बारे में कि क्या होती है। अब आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो बिल्कुल आपके जो एग्जाम में पूछे गए हैं उसी पैटर्न से रिलेटेड होंगे। तो आगे की वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।